गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती। सर जी हम यहाँ हैं। जय माँ सरस्वती। आई एम हेयर। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, आइए सब फटाफट आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल रिवाइज वाइज करके आ रहे हो कि ऐसे आ रहे हो? और दोहरा वोरा लिया करो भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है भैया मेरे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ठंडी लग रही है यार, बहुत तेज ठंड है यहाँ तो। हम्म। हेलो हेलो। हेलो। हेलो गुरुजी, हेलो। सर जी आपके चरण स्पर्श। दूसरा बच्चा। चल, लेट्स स्टार्ट करिया जाए तब भैया। आ जाओ मेरे लाल। तब शुरू किया जाए भाई। अभी तो बहुत लोग आने बाकी हैं यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ो भाई। सर स्टार्ट करिए, 8 बजे कॉलेज जाना है। ओके। तो कल क्या बता दिए थे? अपोहन तो बताइए दिए थे। विद्युत अपोहन की बात करनी है। हमारे पास एसएमएस किए थे, किस नाम से किए थे भाई? एक देवेंद्र साहू जी हैं। मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। देवेंद्र साहू जी हैं। ये ये बार बार हमारी क्लास में आते हैं तो कहते हैं कि क्या आप कैटरीना को जानते हैं? हैं? ये कोनो तरीका है? गजब है। हम ठीक हैं भाई। ठीक है भाई, तो सब लोग लाइव जुड़ जाओ हमारे साथ। ठीक है, फटाफट लाइव आ जाओ। ठीक है। आ जाओ भाई सब लोग। सर आप मेरा मैसेज पढ़ते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लेंगे। चलो भाई आ जाओ।
चलो आ जाओ। तो कल हमने पढ़ा दिया था अपोहन के बारे में, हम लोग कल चर्चा किए थे। किसके बारे में भैया? अपोहन के बारे में। किसके बारे में चर्चा किए थे? अपोहन, इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? डायलिसिस बोलते हैं। तो कल इसके बारे में हमने चर्चा किया था, क्या होता है जरा समझिए। चलिए, तो हमने बताया था कि चर्म पत्र ले लीजिए। क्या ले लीजिए भैया? चर्म पत्र। चर्म पत्र मतलब पेपर होता है, चर्म मतलब चमड़े का। चमड़े का कोई पत्र लेना है, कहने का मतलब चमड़े की झिल्ली लेनी है। क्या लेनी है? चमड़े की झिल्ली लेनी है। ठीक है, 12th के बाद क्या करना है हम लोग उसकी चर्चा एक आध दिन करेंगे, संडे को मजे में, थोड़ा खाली समय में। ठीक है, चर्म पत्र ले लीजिए, मतलब चमड़े की एक थैली ले लीजिए। क्या करिए भैया? चमड़े की एक थैली ले लीजिए और इस थैली में आप अपने कोलाइड को भर दीजिए। कोलाइड को भर दिए हमने इसमें, अपने कोलाइडी जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन है इसको भर दिया हमने। इस चमड़े की थैली में क्या भर दिया हमने? अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर दिया। ठीक है, और इसको एक बड़े से पानी के बर्तन में लटका दिया। और इसको एक बड़े से पानी के बर्तन में मैंने क्या कर दिया? लटका दिया। अब लटकाने के बाद यहां से पानी को बाहर निकालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अब समझो, अब यहां और यहां से ताजा पानी डालते रहते हैं, साफ पानी डालते रहते हैं, यहां से निकालते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस चमड़े के पत्र से जो विलेय के कण हैं, जो चमड़े के पत्र है उसमें से जो विलेय के कण हैं बाहर निकलेंगे और आएंगे कहां? इसी पानी में आएंगे। आएंगे कहां? इसी पानी में आएंगे। जब मेरे लाल इसी पानी में आएंगे तो पानी गंदा भी तो होगा, तो इसको हम लोग बाहर निकालते रहते। और इस प्रोसेस को और निकालते निकालते एक समय आएगा कि जितने भी विलेय के कण है वो सभी निकल जाते हैं। जितने भी विलेय के कण निकल जाते हैं, सिर्फ बचता है कौन? विलायक, मतलब जो कोलाइडी विलयन का विलायक वाला है, परिक्षेपण माध्यम वाला है, वही बचता है। परिक्षिप्त प्रावस्था वाले धीरे 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 निकल लेते हैं। अब निकल लेते हैं तो इस चमड़े के पत्र में केवल कौन बचा? परिक्षेपण माध्यम वाला विलायक बचा, और हमारा कोलाइडी विलयन अलग हो जाता है ना। और मेरा कोलाइडी विलयन क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सर अपोहन। क्या बोल देते हैं? अपोहन बोल देते हैं। यहां तक सर हो गया था? बोलो मेरे भाई। जब यहां तक हो गया था तो हम पढ़ेंगे विद्युत अपोहन, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपोहन, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कुछ करना नहीं है, सेम चीज है, बस आप करो क्या कि जो विद्युत जो अपोहन होता है प्रोसेस स्लो होता है। जो अपोहन का प्रोसेस होता है वह स्लो होता है। तो हम इसी में करेंगे क्या? इलेक्ट्रोड लगा देंगे। कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। ठीक है, तो करते क्या है, इसी में हम दो ठो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक ठो इधर लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होता है? इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। कहीं थैली फट ना जाए। अरे भैया चमड़े की थैली ऐसे थोड़े फट जाएगी। क्या आप कितना खा ले तो क्या पेट फट जाता है क्या? अरे नहीं फटता है ना। इधर देखो, तो यहाँ हम दो ठो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं भैया? धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके जो कण है वह तेजी से गति करने लगते हैं। इसके जो कण है वह तेजी से गति करने लगते हैं। और जब तेजी से गति करने लगते हैं तो इसमें से तेजी से आवागमन होगा और विलेय के कण बहुत तेजी से निकलेंगे।
तो अपोहन का प्रोसेस तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं विद्युत अपोहन, है ना। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग भाई, विद्युत अपोहन, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तो यह वाला इलेक्ट्रोड कैसा लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, और यह वाला इलेक्ट्रोड कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिख लेते हैं। जैसे इसमें फिर से वही कहानी है, इसमें क्या भरा है, अशुद्ध सॉल्व भरा है, अशुद्ध सॉल्व भरा है ना। एक कोलाइड के कण है, और इसमें क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है ना, ठीक है। और ये क्या है, चर्म पत्र है, चमड़े का पत्र है, थैली है, चमड़े की थैली है, ठीक है भैया। तो यह क्या है, विद्युत अपवहन का प्रोसेस है। बस आपको यहाँ पे करना क्या, इलेक्ट्रोड लगाना है, और यह क्या होगा, यह एनोड हो जाएगा, पॉजिटिव है, और यह क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे, कैथोड हो जाएगा। कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, और बाकी के लिए कमेंट का मुझे से नहीं मतलब है, ठीक है। समस्याओं के लिए कमेंट करोगे तो समाधान कर देंगे, ठीक है। चलो भैया, तो क्या बोलेंगे इसमें हम, देखेंगे साधारणतया साधारणतया अपोहन का प्रक्रम बहुत मंद होता है, का प्रक्रम बहुत मंद होता है। अपोहन का प्रक्रम बहुत मंद होता है। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन, यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन, यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इसे विद्युत क्षेत्र लगाकर तेजी से किया जा सकता है, हो तो इसे वैद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। तेज किया जा सकता है। इस प्रक्रम को वैद्युत अपवहन कहते हैं। इस प्रक्रम को वैद्युत अपवहन कहते। जय मां सरस्वती। पनियों निकाल लेंगे मेरे भाई, पनियों निकाल लेंगे।
ठीक है भैया। सर आप जो इम्पोर्टेंट कराते हैं वो भी लिखें या नहीं? अरे इम्पोर्टेंट भैया काहे नहीं लिखोगे? इम्पोर्टेंट नहीं लिखो कैसे जानोगे? हैं? चर्म क्या होता है? चमड़ा होता है मेरे भाई, चमड़ा। ठीक है ना? अरे हटिए सर। अरे ओ, अरे हो गया भाई। कैसे जानोगे मेरे भाई? फिगर नहीं बनाओगे तुम लोग यार, पूछते बहुत हो, नहीं बनाओगे तो कैसे जानोगे? हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है भाई, आगे चलें। आगे चलें भाई। क्लास चल रही है 6:42 से। इस चैप्टर के बाद जो कराएंगे वो यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के गुण पढ़ेंगे। ठीक है भाई। ये कोलाइडी विलयनों के गुण। ठीक है, कोलाइडी विलयनों के गुण, क्या क्या गुण हमें पढ़ने हैं भैया, इसको जरा देखेंगे। बहुत सारे गुण पढ़ने हैं, क्रम वाइज क्या बताएं। ठीक है। ठीक, कोलाइडी विलयनों के गुण। अरे लास्ट में दिखाया तो था जी, करे सर हम झूठे हैं। देखो करे झूठे हैं, कल जाते जाते मैंने दिखा दिया था कि क्या क्या हमने पढ़ाया था। ठीक है भाई, आ जाओ। कोलाइडी विलयनों के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में ब्राउनी गति के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है ना? इसी में ब्राउनी गति के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में भैया? ब्राउनी गति के बारे में। ठीक है ना? तो पहला जो हम लोग यहाँ पे गुण पढ़ेंगे, अणुसंख्य गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला गुण पढ़ना है कोलाइडी विलयनों का, अणुसंख्य गुण। और नालायकों, मैंने तुम लोग को यह गुण पढ़ा रखा है, फटाक से कमेंट करो कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन होते हैं। फटाक से कमेंट करो, अणुसंख्य गुण कौन कौन होते हैं, फटाक से कमेंट करो। इसको बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य गुण होते हैं, पहला पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई। तो अणुसंख्य गुण क्या होते हैं? कहते हैं किसी भी विलयन का वह गुण, कोलाइडी विलयनों का वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, जो विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुण कहते हैं। सर आप डीपीपी नहीं देते हैं। और कुछ मेरे भाई, और कुछ बोलो। सर जो थ्योरी पढ़ाते हैं वो ना इम्पोर्टेंट में करवाते हैं। चलो भैया, तुम लोग नहीं बताओगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने तुम लोग को 4 तरीके से पढ़ा रखी है। ठीक है ना?
सर आप कटरीना अनुष्का को जानते हैं, वो मेरे से मिली है। तो दीपांशी साहू, ब्लॉक कर दिया जाए तुमको तब? बेवकूफ कहीं का। चलो भाई, कहते हैं यह गुण विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। क्या बोलेंगे भाई? यह गुण विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रहा? यह गुण विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रहा? समझिए, जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्वथनांक का उन्नयन हिमांक का अवनमन ठीक है, परासरण दाब आदि, परासरण दाब आदि, ये सब क्या है? अणुसंख्य गुण है। ये सब क्या है भाई? अणुसंख्य गुण है। ठीक है, कहते हैं क्या? यह गुण विलेय के, मतलब अणुसंख्य गुण विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। यह गुण विलेय के मतलब अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो बढ़ेंगे अणुओं की संख्या, मतलब इसी पे डिपेंड होता है घटना बढ़ना। किसके ऊपर रहता है? अणुओं की संख्या पर। क्लियर है? तो ये 3-4 टाइप्स के हम लोग पढ़ चुके हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है ना? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूट्यूब पर होगी? नहीं पता दोस्त, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। अगर दूसरा इसमें पढ़ना है टिंडल प्रभाव, आल्सो इम्पोर्टेंट, टिंडल प्रभाव, जिसको कहते हैं हम लोग सस्पेंशन। किस नाम से जानते हैं भैया? सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। सर नहीं दिखा है, सर नहीं दिखा है। मेरी आंखें कोई टमाटर थोड़ी है जो दिखाई नहीं देती। तुम वीडियो, तब वीडियो में जाओ, लास्ट में देखो मैंने दिखाया है। ठीक है ना? देखो इधर, अगली टॉपिक हमें पढ़ना है टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ना है भैया? टिंडल प्रभाव पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो पहली चीज, टिंडल प्रभाव में हम कहते हैं कि जो कोलाइड के कण है इतने बड़े होते हैं। कोलाइड के कण आप जानते हो वास्तविक विलयन की अपेक्षा बड़े होते हैं। जो कोलाइड के कण होते हैं वह वास्तविक विलयन की अपेक्षा क्या होते हैं भाई? बड़े होते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोलाइड के कण वास्तविक विलयन की अपेक्षा बड़े होते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये कोलाइड के कण है, ये सब क्या है? कोलाइडी विलयन है, और ये सब कोलाइड के कण है। ठीक है, ये कोई कोलाइडी विलयन है और इसमें कोलाइड के कण है।
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर। ऋषभ दुबे जी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर करते हैं, ठीक है। आइए तो हम करते क्या है यहाँ पे, जब यहाँ यह हमारे पास कोई कोलाइडी विलयन है, यह हमारे पास क्या है भाई, कोई कोलाइडी विलयन है। अब कोलाइडी विलयन के कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि जब हम इसमें से किसी विलेय के कण को मतलब इसी में जब प्रकाश डालते हैं, इसी पे क्या डालते हैं भैया, प्रकाश डालते हैं। जब कोलाइडी विलयनों से प्रकाश डालते हैं तो इसके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि प्रकाश परावर्तित होती है। यहाँ पर प्रकाश का क्या होता है, इसमें परावर्तन होता है, और साथ में इसमें क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इसमें परावर्तन और प्रकीर्णन दोनों प्रोसेस होता है। तो प्रकाश की किरणें पूरे विलयन में फैल जाती है, प्रकाश की किरणें पूरे विलयन में फैल जाती हैं। इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। बात समझ में आ रहा है। यह हमारे पास कोई कोलाइडी विलयन है, जब इसमें प्रकाश डालते हैं तो इससे यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरणें प्रकीर्णित हो जाती हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकीर्णित हो जाती हैं। तो प्रकाश पूरे विलयन में फैल जाता है, प्रकाश पूरे विलयन में क्या होता है, फैल जाता है, और इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं भैया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, टिंडल प्रभाव, ठीक है। आज देखो यहाँ पर टिंडल प्रभाव को लिया, गलत हो गया। यहाँ टिंडल प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट ही कहते हैं, ठीक ना। सॉरी, इसका टिंडल इफेक्ट ही होता है। बाय द वे मिस्टेक से तुम लोग इतना कमेंट करते हो ना कि दिमाग हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है भैया, चलो। अच्छा, नोट करने का टाइम तो दिया करो, ठीक है। आप समझो पहले। तो कहने का मतलब है, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके कणों का आकार वास्तविक विलयन की अपेक्षा बड़े होते हैं। जब इन कोलाइडी विलयनों से प्रकाश किरण को गुजारते हैं, जब इन कोलाइडी विलयनों से प्रकाश किरण गुजारते हैं तब प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और ये पूरे विलयन में फैल जाते हैं। इसी प्रकाश की किरण का पूरे विलयन में फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, टिंडल प्रभाव कहलाता है। चलें, चलो। तो इसे किसने दिया था, टिंडल ने दिया था। तो टिंडल प्रभाव को किसने बताया था, टिंडल ने बताया था। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है टिंडल है, उन्होंने ही इसे बताया था, ठीक है। इसलिए उन्हीं के सम्मान में टिंडल इफेक्ट का नाम दिया गया, ठीक है। ठीक है भाई, मेरा नेम शुभम है। हमारा नाम भैया देखो, कोई पूछ रहा है तो मेरा नाम शुभम पटेल है ना। और कोई समस्या, चलो भाई, चलो भाई आ जाओ। कहते हैं जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, में से गुजारते हैं, गुजारते हैं, तो प्रकाश की किरणों का मार्ग दृश्य हो जाता है। तो प्रकाश की किरणों का मार्ग दृश्य हो जाता है। दृश्य का मतलब होता है विजिबल, दिखने लगता है, विजिबल हो जाता है। तो उनका मार्ग क्या होता है, दिखने लगता है, दृश्य हो जाता है, दृश्य हो जाता है।
प्रकाश, इस प्रकाश के प्रकाशीय प्रभाव को या इस प्रकार के प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार के प्रकाशीय इस प्रकार के प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार के प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। हाँ, यह भी सही है। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है, यस बिल्कुल सही। यह भी हम बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे नोट में, कोलाइडी कणों द्वारा कोलाइडी कणों द्वारा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होता है कोलाइडी कणों द्वारा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। कहने का मतलब है, जब हम कोलाइडी विलयन में से प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो उनका मार्ग दृश्य हो जाता है, उनका मार्ग दिखने लगता है। यह क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। और इस प्रभाव को, इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ रही भाई? चलो, ठीक है भाई। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम टिंडल प्रभाव पढ़ते क्यों हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव पढ़ते क्यों हैं। सबसे बड़ी समस्या, सर आपके कितने बच्चे हैं? मेरे से बहुत बच्चे पढ़ते हैं, मैं कितना बताऊं। लगभग में मान के चलो, जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ 2000 के समथिंग बच्चे हैं, और मेरे ऑफलाइन कोचिंग में मान के चलो 250-300 बच्चे हैं। अब ऑनलाइन में देख लो, यहाँ पे कम से कम हजारों लोग हैं, तो मेरे इतने बच्चे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो हम बात करते हैं कि भाई कोलाइडी विलयन हम पढ़ते क्यों हैं। हम बात करते हैं कि कोलाइडी विलयन पढ़ते क्यों हैं। बात सुन रहा है? तो हम कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन को अलग करने के लिए, मतलब टिंडल प्रभाव क्यों पढ़ते हैं, टिंडल प्रभाव क्यों पढ़ते हैं, तो वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर स्पष्ट करने के लिए, विभेद करने के लिए। क्या करने के लिए? विभेद करने के लिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो लिख लेंगे, टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइडी एवं वास्तविक विलयनों में विभेद करने में किया जाता है। टिंडल प्रभाव का उपयोग वास्तविक तथा कोलाइडी, वास्तविक तथा
कोलाइडी वास्तविक तथा कोलाइडी वास्तविक तथा कोलाइडी विलयनों में विभेद विभेद मतलब अंतर विभेद विभेद मतलब अंतर विभेद करने में किया जाता है किया जाता। ठीक है भाई। अंकिता धाकड़ कह रही हैं कि आपके पर्सनल कितने बच्चे हैं। अरे सदिया नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे देखो। गजब बेइज्जती है यार। ठीक है भैया, समझ में आया। तो कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव का उपयोग कहाँ करते हैं? वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव का उपयोग कहाँ करते हैं? वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन को अंतर बताने के लिए किया। जैसे पहचानना हो कि कौन कोलाइडी विलयन है कौन वास्तविक विलयन है, तो उसमें से प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वह कोलाइडी हो जाएगा, जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा वह हमारा क्या होगा? वास्तविक विलयन होगा। क्लियर है भाई? चले आगे। अगली हेडिंग रहेगी अपनी ब्राउनी गति। अगला हेडिंग हो जाएगा ब्राउनी गति। इंपॉर्टेंट है भाई। अगला हेडिंग हो जाएगा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति इंपॉर्टेंट है भाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया, ब्राउनियन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ब्राउनियन मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या। तो पहले चीज जानो भाई कि जितने भी कोलाइड के कण हैं वह रैंडमली मोशन करते, इधर उधर की गति करते रहते हैं। मतलब बिना किसी डायरेक्शन के जो कोलाइड के कण है वह गति करते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जो ब्राउनियन मोशन है, जो ब्राउनी गति है, मतलब हम किसके लिए पढ़ते हैं? कोलाइडी विलयनों के लिए। तो कोलाइडी विलयनों में क्या होता है, जो विलय के कण है वह रैंडमली इधर उधर की गति करते रहते हैं। इधर उधर की गति क्या करते हैं? करते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है भैया? तो कहते हैं कोलाइड कणों का तीव्र गति से आगे पीछे चलना ब्राउनी गति कहलाता है। सिंपली क्या बोल देंगे कि कोलाइडी कणों का तीव्र गति से आगे पीछे गति करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। देखेंगे कोलाइडी कणों का कोलाइडी कणों का कोलाइडी कणों का तीव्र गति से आगे पीछे चलना, कणों का तीव्र गति से आगे पीछे चलना, तीव्र गति से आगे पीछे चलना ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति कहलाता है।
ठीक है भाई, चलो। जैसे देखो डायग्राम इसके लिए बनाते हैं। जैसे यह बना लो, मक्खी की तरह, बिल्कुल सही, मक्खी की तरह ना। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा। तो कोलाइडी कणों का, कोलाइडी कणों का इधर उधर या आगे पीछे ऐसे ऐसे गति करना बिना किसी डायरेक्शन का, बिना किसी डायरेक्शन का गति करना क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। एक लाइन का डिफिनीशन यार, क्या नहीं बता पाओगे? बताओ, नहीं बता पाओगे? ठीक है, आगे चलो भाई, आ जाओ। अगला हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्पंदन। अगला हेडिंग है इंपॉर्टेंट है स्पंदन। पूछा गया है भैया, ये एग्जाम में पूछा गया है स्पंदन क्या होता है, ठीक है ना, हल्के में ना लो। स्पंदन इसको कहते हैं कोगुलेशन, इंग्लिश में कहते हैं कोगुलेशन, कोगुलेशन। भैया पूछा जाता है ये सब, तुम लोग हल्के में ले रहा है, नालायक कहीं का, बट बेवकूफ, गजब बेवकूफ हो तुम लोग यार। कमेंट बाजी के चक्कर में पढ़ा, देख रहा है, देख रहा है विनोद, इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, ये सब नालायक क्या कर रहे हैं? ये सब नालायक ना कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कंदन कोगुलेशन होता है। स्कंदन को क्या कहते हैं भाई? कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब समझो, जैसे हम बात करें तो जो कोलाइडी कणों का अस्थायित्व होता है, जो कोलाइडी का हम लोग कहते हैं द्रव विरागी। सर ये डायग्राम, डायग्राम बना लो यार, डायग्राम नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? उसीलिए तो बना रहे हैं, डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं द्रव रागी, द्रव सॉरी द्रव विरागी। हम किसकी बात कर लें? द्रव विरागी। द्रव विरागी को हम लोग कहते हैं द्रव, द्रव विरोधी के नाम से भी जानते हैं। द्रव विरागी को द्रव विरोधी के नाम से भी जानते हैं। तो हम कहते हैं कि जो द्रव रागी कोलाइड होते हैं, जो द्रव रागी कोलाइड होते हैं, उनका अस्थायित्व आवेश के कारण होता है। किसके कारण? आवेश के कारण होता है। आवेश के कारण इनका अस्थायित्व किसके कारण होता है? आवेश के कारण होता है। यदि हम इन आवेश को हटा लें, यदि हम इन आवेश को हटा लें
तो जब आवेश को हटा लेते हैं तो जो कोलाइड के कण धीरे 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 नीचे बैठ जाते हैं। जो कोलाइड के कण हैं धीरे 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 तली में क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो जब द्रव विरागी है इसको द्रव विरोधी नाम से जानते हैं, और इनका जो अस्थायित्व होता है आवेश के कारण होता है। यदि हम इन आवेश को हटा दें, यदि हम इन आवेश को हटा दें तो जो कोलाइड के कण है वह धीरे 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 कहां बैठ जाते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम अस्कंदन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अस्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया मेरे, अस्कंदन कहते हैं। बता लोगे सब लोग, बताओ, बता लोगे। आ जाओ तब बता लोगे तो फिर आगे थोड़ा चलते हैं, हम लोग कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। कहते हैं द्रव विरागी साल का स्थायित्व थोड़ा सा लंबा है। द्रव विरागी साल का स्थायित्व स्थायित्व द्रव विरागी साल का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश, कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है, आवेश के कारण होता है। कोलाइडी जो द्रव विरागी साल है, द्रव विरागी का मतलब क्या, द्रव विरोधी है, जो द्रव में नहीं घुलते हैं उनकी बात हो रही है। जो द्रव में नहीं घुलते हैं उनका अस्थायित्व तो किसके कारण होता है, उनके ऊपर जो आवेश होता है उसके कारण उनका अस्थायित्व तो होता है। क्लियर है। अब अगर इनको हटा लें, हम कहते हैं यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिए जाए, यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिए जाए, यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिए जाए मतलब हम आवेश आवेश को हटा दें। जब भैया आवेश को हटा देंगे तो जो कोलाइड के कण धीरे 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 नीचे बैठ जाते हैं, धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। किसके कारण, गुरुत्व के कारण। और इसे ही कहते हैं क्या, अस्कंदन। हटा दिए जाए तो कण एक दूसरे के समीप आकर, तो कण एक दूसरे के समीप आकर, तो कण एक दूसरे के समीप आकर पुंजित हो जाएंगे, एक दूसरे के समीप आकर पुंजित, इसी को कहते हैं अस्कंदित हो जाएंगे। अस्कंदित हो जाएंगे, अस्कंदित हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब जब अस्कंदित हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो धीरे धीरे गुरुत्व के कारण कहां चले आएंगे, नीचे चले आते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे, एवं गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे, एवं गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम अस्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। कोलाइडी कणों का नीचे बैठ जाना अस्कंदन या
अवक्षेपण कहलाता है, स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब समझो, फिर से मैं समझाता हूँ। कोलाइडी कणों का नीचे बैठ जाना, ठीक है ना, स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है, या बैठ जाने का प्रक्रम भी बोल सकते हो। आप समझो, फिर समझो, एक बार फिर से समझो, ठीक है, जब तक नहीं समझ में आता समझो। क्या कह रहा है कि द्रव विरागी साल, द्रव विरागी साल, कौन? द्रव विरागी सॉल का अस्थायित्व, द्रव विरागी साल का अस्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण उनका अस्थायित्व होता है, द्रव विरागी वाले। यदि यदि किसी प्रकार, यहां पे रहेगा, मिस्टेक हो गया, यदि किसी प्रकार, यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिए जाएं, यदि किसी प्रकार से हम इस आवेश को हटा दें, ठीक है, तो कण एक दूसरे के समीप आकर पुंजित, पुंजित मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, पुंजित हो जाना मतलब झुंड में बन जाना, हो जाते हैं, एवं गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे। जब भाई बड़े हो जाएंगे तो गुरुत्व बल के कारण कहां चले जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। आगे, कोलाइडी कणों का नीचे बैठ जाना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। बहुत कठिन है क्या? ठीक है, कठिन है क्या? फटाक से नोट करो, साइड हट गए हैं। ठीक है भाई, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। तो यह किसके लिए था? द्रव विरागी के लिए। किसके लिए था? द्रव विरागी के लिए। अब समझो, द्रव विरागी के लिए था। अगर द्रव स्नेही के लिए बात करें तो द्रव स्नेही के लिए हम लोग विद्युत वाला मेथड लगाते हैं। बात समझ में आ रहा? अगर द्रव स्नेही के लिए बात करेंगे तो द्रव स्नेही के लिए यहां पर हम लोग पढ़ते हैं विद्युत कण संचलन द्वारा। अगर इन सबको हमें स्कंदन करना है, उन सबको नीचे बैठाना है, तो हम विद्युत कण संचलन का उपयोग करते हैं। पूछा नहीं जाता है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जब नहीं पूछा जाता तो नहीं पढ़ेंगे, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इमल्सन। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? इमल्सन पढ़ेंगे। तो आप इंपॉर्टेंट ही करवाते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं पूछा जा रहा है, मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना? जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, घबराओ मत। टिंडल प्रभाव का चित्र क्यों नहीं बनाए? अगला भैया इमल्सन इंपॉर्टेंट है। इमल्सन क्या होता है?
इमल्सन बोलते हैं या इसी को कहते हैं पायस। इमल्सन को ही पायस नाम से जानते हैं। इमल्सन को ही किस नाम से जानते हैं भैया? पायस के नाम से जानते हैं। इमल्सन को किस नाम से जानते हैं भाई? पायस के नाम से जानते हैं। ओके सर, हाँ जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है भाई? पायस या फिर हम लोग इमल्सन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे भाई? स्वर्ण संख्या भी पढ़ना है, स्वर्ण संख्या भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब कोई कमेंट करके बताओ कोलाइडी बिलियन क्या होता है। सब लोग कमेंट करके बताओ कोलाइडी बिलियन क्या होता है। अब समझो हम किसे कहते हैं उसे जरा समझो। तो हमने बताया था जब कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो। जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो तो बने कोलाइडी विलयन को हम इमल्सन का नाम देते हैं। बने कोलाइडी विलयन को इमल्सन का नाम देते हैं। बात समझ आ रहा है क्या कहते हैं भाई? जब परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था, जब परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव दोनों दोनों द्रव हो तो दोनों द्रव हो तो इन दोनों से बने हुए कोलाइडी विलयन को हो तो इन दोनों से बने हुए कोलाइडी विलयन को पायस या इमल्सन कहते हैं। विलयन को पायस या इमल्सन कहते हैं। ठीक है भैया? हार्डी सुलझे का नियम भी पढ़ाएंगे, स्वर्ण संख्या भी पढ़ाएंगे, आप घबराइए ना, ठीक है? सब पढ़ा देंगे। पुंजित क्या कहलाता है भैया? पुंजित को ही कहने में कहलाता है झुंड कहा। झुंड को ही क्या कहते हैं? पुंजित कहते हैं। झुंड को ही क्या कहते हैं? पुंजित कहते हैं। ठीक है भाई, चलो। हाँ दोनों द्रव हो। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे ले ले जैतून के तेल को जल में, जैसे एग्जाम्पल ले लें क्या? जैतून के तेल को जल में मिलाने पर, जल में मिलाने पर
ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जैतून के तेल को जल में मिलाने पर क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भाई, पायस मिलेगा। क्या मिलेगा, इमल्सन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब जैतून के तेल को जल में मिला दोगे। अब दूसरी बात आती है कि किसको परिक्षिप्त प्रावस्था मानोगे, किसको परिक्षेपण माध्यम मानोगे। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की बात करें तो दोनों में से किसी को भी परिक्षिप्त प्रावस्था मान लो, दोनों में से किसी को भी परिक्षेपण माध्यम मान लो, चाहे परिक्षिप्त प्रावस्था, दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। हाँ, ये सब कोलाइडी विलयनों के गुण में आते हैं, ठीक है ना। पायस अलग टॉपिक है, पायस अलग टॉपिक है। इमल्सन, कोलाइडी विलयनों का जो प्रकार था उसमें हम इमल्सन पढ़े, तो उसी इमल्सन को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है इमल्सन, ठीक है ना। लिखते हैं कि इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, यहां से पढ़ेंगे अगला। इमल्सन दो प्रकार के होते हैं। इमल्सन दो प्रकार के होते हैं। इमल्सन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है जल में तेल का परिक्षेपण। जल में तेल का परिक्षेपण। और दूसरा होता है तेल में जल का परिक्षेपण। तेल का जल में परिक्षेपण। ठीक है, तो जो इमल्सन है दो तरीके से हो सकता है। कभी कभी पानी में तेल को मिला देंगे, कभी कभी तेल में पानी को मिला देंगे, तो दो प्रकार के बनेंगे। यहाँ पे कितने प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के। ठीक है, ऋषभ दुबे जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझो, जब जल में तेल को मिलाते हैं, सुनो, जब जल में तेल को मिलाएंगे, जब जल में तेल को मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं जलीय पायस। क्या बोलेंगे, जलीय पायस या जलीय इमल्सन। जलीय इमल्सन, क्या बोलेंगे, जलीय इमल्सन। और जब तेल में जल को मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं तैलीय इमल्सन। क्या बोलते हैं, तैलीय इमल्सन। बात समझ में आ रहा, जब जल में तेल को मिलाएंगे तो जलीय इमल्सन, जब तेल में जल को मिलाएंगे तो तैलीय इमल्सन। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है ना, दोनों को थोड़ा डिटेल में बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे भाई, जब जल में तेल का परिक्षेपण। तो पहला पढ़ेंगे जल में तेल का परिक्षेपण। जल में तेल का परिक्षेपण, तो इसे क्या बोलते हैं, हमने इसी को बताया अभी। जब जल में तेल का परिक्षेपण करते हैं तो इसे हम जलीय इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय। बात समझ में आ रहा है, कहते हैं जब द्रव या द्रव वसा की छोटी छोटी बूंदें जल में परिक्षिप्त रहती। क्या बोलेंगे भाई, जब जल जब जल में वसा की जब जल में वसा की छोटी छोटी
छोटी छोटी बूंदें परिक्षिप्त रहती हैं, परिक्षिप्त रहती हैं। जब जल में वसा की छोटी छोटी बूंदें परिक्षिप्त रहती हैं तो उस प्रकार के पायस को जल में तेल का पायस कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के पायस को, तो इस प्रकार के पायस को, पायस मतलब इमल्सन को जल में तेल का परिक्षेपण, जैसे हाँ, दोनों ऑप्शन एक ही लिखे, बस इधर उधर कर दिए। जैसे दूध, वैनिशिंग क्रीम, है ना, मक्खन, क्रीम आदि। जैसे दूध, जैसे दूध, मक्खन, जैसे दूध, मक्खन, उसके बाद क्या लिख देंगे, आदि लिख लेते हैं। जैसे दूध, मक्खन आदि। क्या कह रहा है, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब मेरे भैया कि यहाँ पे जल की मात्रा ज्यादा रहेगी। सिंपल सा कहने के मतलब है यहाँ पे कि जल की मात्रा जब ज्यादा होगी तो इसे क्या बोलेंगे, जल में तेल का परिक्षेपण, जिसकी मात्रा ज्यादा। अब तेल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तेल में जल का परिक्षेपण बोल देंगे। दूसरा हो जाएगा, तेल में जल का परिक्षेपण। क्या बोल देंगे भाई, तेल में जल का परिक्षेपण। बस इसको कुछ करना नहीं, सीधे सीधे बोल देंगे, जब जल की छोटी छोटी बूंदें द्रव या वसा में परिक्षिप्त रहती हैं। क्या बोल देंगे, जब, बस थोड़ा सा घुमा देना है, जब द्रव की छोटी छोटी बूंदें, जब द्रव की छोटी छोटी बूंदें बूंदें द्रव अवस्था में परिक्षिप्त रहती हैं, द्रव वसा में परिक्षिप्त रहती हैं। क्या रहती हैं, द्रव वसा में परिक्षिप्त रहती हैं। तो उस प्रकार के पायस को तेल में जल का पायस कहते हैं। तो उस प्रकार के पायस को, उस प्रकार के पायस को तेल में द्रव का पायस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक, जैसे कोल्ड क्रीम, जैसे क्या हो जाएगा, कोल्ड क्रीम, जैसे क्या हो जाएगा, कोल्ड क्रीम। अब ठंडी आ गया ना, सब लोग कोल्ड क्रीम लगाते हो, तो कोल्ड क्रीम हो जाएगा। कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल आदि।
कोल्ड क्रीम हो जाएगा, कोल्ड क्रीम अपना लगाते रहना तुम लोग। कॉड लिवर ऑयल भाई एक प्रकार का ऑयल होता है, ठीक है ना, उसमें थोड़ी मात्रा जल की रहती है। अच्छा, कोल्ड क्रीम पापा की परी लोग ज्यादा लगाती हैं। अरे वाह, पापा की परी लोग ज्यादा कोल्ड क्रीम लगाती हैं, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। सर सिर्फ वाटर एंड ऑयल, और वाटर एंड ऑयल का मतलब है कि क्या भाई, ऑयली पहले चीज यहाँ पे बनना चाहिए ना, एक तरह से कोलाइडी विलेन बनना चाहिए। अब वाटर और एल्कोहल मिला दो, पानी और एल्कोहल मिला दोगे तो गटक जाओगे, तो कोलाइडी विलेन बनेगा नहीं। तो पहली चीज है कि कोलाइडी विलेन बनना भी तो चाहिए, पहली बात है कि कोलाइडी विलेन बनना भी तो चाहिए। बात समझ में आ कि नहीं? तो कोलाइडी विलेन बनना भी तो चाहिए, तभी तो यह हम लोग अलग अलग बांटेंगे इसको। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कोलाइडी विलेन बन ही नहीं रहा है, ऊपर से कह दो कि भैया द्रव द्रव तो मिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर एल्कोहल मिला दो, सर ये सब यूपी बोर्ड वालों में है क्या, प्लीज टेल मी। हाँ या देखो, इसमें इमल्सन आप लोग को पढ़ना था। आयुषी साहू, मम्मी के मगरमच्छ भी लगाते हैं, अरे वाह, गोल्ड क्रीम, ऐसा समझो। तो यूपी बोर्ड वालों में भी पढ़ना है, बिहार बोर्ड वालों में भी पढ़ना है। जैसे इमल्सन की बात करें, स्कंदन की बात करें, तो ये दोनों लोगों में पढ़ना था, ठीक है ना, इमल्सन स्कंदन। फिर उसके बाद हमने बात किया, अब यहाँ पे दो टॉपिक और बचे हैं, एक स्वर्ण संख्या आपसे पूछी जाती है और कुछ कोलाइडी विलेनों के प्रकार है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना एक स्वर्ण संख्या के नाम से आता है, ठीक है भैया। तो हम बात कर लेते हैं स्वर्ण संख्या की। अगली टॉपिक है स्वर्ण संख्या, पूछी जाती है स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या या इसी को स्वर्णांक कहते हैं, या इसी क्या कहते हैं, स्वर्णांक, स्वर्णांक बोलते हैं, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक बोलते हैं। जी अपना डाउट भेजें। ठीक है भैया, स्वर्णांक किसे कहते हैं? तो कहते हैं किसी रक्षी कोलाइड की, क्या कहते हैं, किसी रक्षीय कोलाइड, किसी रक्षीय कोलाइड, किसी रक्षीय कोलाइड, क्या बोलेंगे, किसी रक्षीय कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा की
मिलीग्राम में वह मात्रा, मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली गोल्ड के, जो 10 मिली गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, 10 मिली गोल्ड के कोलाइडी विलयन में मिलाने पर कोलाइडी विलयन में मिलाने पर, कोलाइडी विलयन में मिलाने पर इसका 10% सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड का, मिलाने पर इसका 10% सांद्रता वाले, 10% सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड, 10% सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड ये 1 मिली विलयन द्वारा अस्कंदन रोकती है, कि 1 मिली विलयन द्वारा अस्कंदन रोकती है। अस्कंदन हमने पढ़ाया, अस्कंदन रोकती है उस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहलाती है। अस्कंदन रोकती है उस रक्षी कोलाइड की, कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रहा? तो समझिए, हमने आपको स्कंदन पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया? अस्कंदन पढ़ाया। तो अस्कंदन में आपने देखा था कि भाई जो द्रव विरोधी कोलाइड है, मतलब कोलाइड के कणों का कुंजित होकर नीचे बैठना। बात समझ में आ रहा है? पहली चीज आपको समझना है क्या, कि द्रव, किसी भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन क्या होता है? स्कंदन क्या होता है? तो कोलाइडी कणों का नीचे बैठना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। इसी स्कंदन के प्रोसेस को कम करने के लिए, रोकने के लिए, कहने का मतलब स्कंदन को रोकने के लिए क्या कर रहा है? स्कंदन को रोकने के लिए जितने ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे? इसका स्वर्ण संख्या बोल दे लेंगे। क्या बोले? जितने ग्राम सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी आपको, उसी को क्या बोल देंगे? उस कोलाइडी विलयन की स्वर्ण संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्वर्ण संख्या। एल्कोहल का सेवन सबसे ज्यादा कौन करता है? मम्मी के मगरमच्छ। अरे वाह ठीक है भैया, चलो नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे किसी द्रव स्नेही क्लोराइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी, किसी द्रव स्नेही, किसी द्रव स्नेही, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम, स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी, स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी उतनी ही उस कोलाइड की रक्षण क्षमता अधिक होगी, उतनी ही
उस कोलाइड की रक्षण क्षमता अधिक होगी, उतनी ही उस कोलाइड की रक्षण क्षमता अधिक होगी। और लिखेंगे द्रव स्नेही साल की स्वर्ण संख्या अधिक होने पर, लिखते हैं किसी द्रव स्नेही साल की स्वर्ण संख्या अधिक होने पर, किसी द्रव स्नेही साल की स्वर्ण संख्या अधिक होने पर उसकी स्पंदन शक्ति कम हो जाती है, होने पर उसकी स्पंदन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है भैया। तो देखो अगर स्वर्ण संख्या ज्यादा है, अगर स्वर्ण संख्या ज्यादा है तो जब स्वर्ण संख्या ज्यादा हो जाएगी तो स्पंदन कम हो जाता है। कहने का मतलब जो कोलाइडी कण है वह नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है ना। स्वर्ण संख्या अगर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। स्वर्ण संख्या क्या अधिक होने पर उसकी स्पंदन शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कोलाइडी कणों का नीचे बैठना कम हो जाता है। सर ड्रिंक मम्मी के परा लोग करते हैं। सर पापा की परी श्रीदेवी का अमृत पी के मरी थी। मेकअप ज्यादा कौन करती है, पापा की परी। बिल्कुल। तुम लोग क्या भेज रहे हो जी। चेहरे पर सबसे ज्यादा पेंट कौन मारती है, पापा की परी। हो गया भाई। तो कहने का मतलब है किसी द्रव से नहीं साल की स्वर्ण संख्या अधिक होगी तो उसका स्कंदन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्कंदन शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है भाई। चलो तो मिलते हैं कल, लास्ट क्लास रहेगा कल, पृष्ठ रसायन का लास्ट क्लास रहेगा कल। इस पृष्ठ रसायन का लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है भाई। इसके बाद ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चंस है पहले क्वेश्चन को करेंगे। पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल बचे हैं उसको कराएंगे। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पहले कराया जाएगा, जो भी छूटा है। ठीक है। जो भी छूटा है। ठीक है। अभी कल बता देंगे जो छूटा फूटा है इस चैप्टर का, कल बता देंगे। ठीक है ना। तो जो भी बचा है इसके चैप्टर का कल पढ़ लेंगे। ठीक है भाई। चलो भाई। ओके। चलो भाई। ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए इतना ही, क्लास ओवर। ठीक है भाई। चलो आज के लिए क्लास ओवर। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है। चलो पीडीएफ अपलोड कर देना भाई, पीडीएफ अभी अपलोड कर देना। ठीक है ना।
ठीक है भाई, ओके। हाँ टाइम ओवर हो गया, ठीक है। हाँ ओके, आज इतना ही पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट कराया जाएगा भाई, सारे इंपॉर्टेंट्स कराएंगे, घबराइए मत। दीपक कुमार करें सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं टीचर। पूजा सर जी जैसे हमारे आगे हैं कि लेसन छूट गए हैं, तो इंपॉर्टेंट उसके करा देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। प्लीज लिस्टन। सर कल 8 बजे क्लास हुआ था, नहीं नहीं कल 8 बजे नहीं, हमारी क्लास 6:30 से है, लेकिन ठंडी के कारण 10 मिनट मैं लेट रहता हूँ, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी।